नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो के अंदर हम विस्टास के चैप्टर दी एनिमी को देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आप देखते रहिएगा इस वीडियो को। इस वीडियो के अंदर हम बहुत कमाल धमाल क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लेटेस्ट सीबीएसई के सिलेबस के हिसाब से इस चैप्टर को पढ़ेंगे। हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, सैंपल पेपर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। साथ ही आपको इस कंप्लीट लेक्चर की पीपीटी मिल जाएगी, जिससे आप इस चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं। मैंने आपके लिए एक 1 पेज प्रिंटेबल नोट्स भी तैयार किए, तो उनको भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा फ्री में, और लिंक्स आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। तो आइए अब हम आगे बढ़ाते हैं अपनी ब्रह्मास्त्र सीरीज़ को, और चैप्टर 4 ऑफ द विस्टास दी एनिमी को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। बहुत ही कमाल का यह चैप्टर है, और अगर हम इंडेक्स पेज को देखें तो 3 चैप्टर्स को ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है। सारे चैप्टर्स के वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो एनिमी चैप्टर को हमें देखना है, जिसको लिखा है पर्ल एस बक के द्वारा। इसको याद करने का मैंने तरीका एक बार पहले भी कुछ यूँ बताया था कि ये पर्ल नाम की एक महिला है जो कि बहुत ज़्यादा बकबक करती है, और इसके कारण उसके बहुत ज़्यादा एनिमीज़ बन जाते हैं। तो आप चाहें तो इस तरह से याद कर सकते हैं। अब अगर हम इसका बैकग्राउंड देखें तो ये जो स्टोरी है वो लिखी गई है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, मतलब 1939 से लेकर 1945 के बीच में ये वाली स्टोरी लिखी गई है। जिसके अंदर जो लीड हैं वो हैं एक जापानीज़ डॉक्टर जिनका नाम है सदाओ हुकी, और उनको एक अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर मिलता है उनके डोर स्टेप पे। एंड देन उसके बाद उनको एक धर्म संकट का सामना करना पड़ता है कि बीइंग अ डॉक्टर क्या वो एक मरीज की जान बचाएं, या फिर बीइंग अ जापानीज़ मैन वो अपने देश के साथ सॉलिडेरिटी से खड़े रहें और उस वाउंडेड सोल्जर को जापानीज़ आर्मी को सबमिट करें। तो ये उनके सामने एक धर्म संकट रहता है। अगर हम कंप्लीट चैप्टर की समरी देखें तो इस चैप्टर को पर्ल एस बक ने लिखा है। यहाँ पर एस की फुल फॉर्म भी लिखी हुई है, लेकिन अपने को याद नहीं रखना है। और जापानीज सर्जन, साइंटिस्ट है ना, ये सभी यहाँ पर कैरेक्टर स्केच में आगे हम हालांकि देखेंगे भी सही। तो ये जो डॉक्टर सदाव हैं ये यहाँ पर मेन कैरेक्टर हैं। उनको उनके जो पिताजी हैं वो यंग एज में, मतलब एट द एज ऑफ 22 उनको भेज दिया जाता है अमेरिका के अंदर पढ़ाई करने के लिए, और वो वहाँ पर मेडिकल की पढ़ाई करते हैं। वहीं पर उनको एक जापानीज़ लड़की जिसका नाम है हना, वो वहाँ पर मिलती है। तो डॉक्टर सदाओ एक बहुत ही कंजर्वेटिव फैमिली से आते हैं, जहाँ पर उनके पापा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं, और वो चाहते हैं कि जो उनका बेटा है वो एक जापानीज़ लड़की से ही शादी करे। तो जो अमेरिकन प्रोफेसर है वहाँ पर उनको हना अच्छी लगती है, लेकिन वो पहले ये चेक करते हैं डॉक्टर सदाओ कि ये जापानीज़ है या फिर नहीं। फिर जैसे ही पता लगता है कि अरे ये तो जापानीज़ ही हैं, तो फिर चट मंगनी पट ब्याह हो जाता है, और वो उससे शादी करके और वापस जापान में आके सेटल हो जाते हैं। देन वर्ल्ड वॉर सेकेंड का टाइम था। सभी डॉक्टर्स को नेशनल ड्यूटी पर बुलाया गया था, क्योंकि जब जंग में सोल्जर्स घायल होते हैं तो वहाँ पर उनको जो बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर्स हैं वो ट्रीट करते हैं। तो सभी डॉक्टर्स को भेज दिया गया था बॉर्डर पे, लेकिन डॉक्टर सदाव से बोला गया था कि आप अभी देश के अंदर ही रुकिए। नाउ इट वॉज बिकॉज ही वॉज स्टैंडिंग टू ओल्ड जनरल, है ना। तो जापानीज़ आर्मी के एक बहुत ही बूढ़े से जनरल थे, जनरल टाकिमा, और उन जनरल टाकिमा की जो सेहत थी वो बहुत ख़राब थी, और उनको पता है कि भाई देश में जो सबसे बेस्ट डॉक्टर है वो डॉक्टर सदाव ही है। तो अगर मुझे अपनी जान बचानी है तो डॉक्टर सदाव को तो जापान के अंदर ही रहना पड़ेगा। तो उसको वहीं पर वो रखते हैं। लेकिन एक ऐसी रात आती है जब सब कुछ चेंज हो जाता है डॉक्टर सदाव के लाइफ में, और अमेरिकन नेवी का एक सोल्जर जिसका नाम रहता है टॉम, वो बीच पर पड़ा हुआ मिलता है डॉक्टर सदाव और उनकी वाइफ को, है ना। जब रात को खाना खा के दोनों मियाँ बीवी टहल रहे थे तो वहीं पर दूर से दिखता है कि अरे यार वहाँ दूर कुछ पड़ा हुआ दिख रहा है, चलो पास जाके देखते हैं। तो जैसे दोनों पास जाके देखते हैं तो वहाँ पर ये अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर पड़ा हुआ रहता है और घायल हालत में रहता है ना। हो सकता है कि वो कहीं अटैक वटैक से भागा होगा और समुद्र में इधर उधर चट्टानों से टकरा टकरा के, और इस प्रकार से वो बहुत ज़्यादा घायल हो चुका है। साथ ही उसके गन वाउंड्स भी थे, मतलब उसको गोली भी मारी गई थी। ऑल्दो सदाओ का तो भाई साहब क्योंकि सिंस वो बहुत ज़्यादा पेट्रियाटिक था, तो स्टार्टिंग में तो उसका बिल्कुल मन नहीं था कि हम इसको ट्रीट करें, और उसका मन यही था कि हम इसको जापानीज़ आर्मी को सरेंडर करवा देते हैं। लेकिन जब उसकी वाइफ बोलती है कि यार बीइंग ए डॉक्टर ये हमारा कर्तव्य है कि हम एटलीस्ट एक सामने जो पेशेंट है उसको हम ट्रीट करें और उसको मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करें, तो फिर दोनों यही फैसला लेते हैं कि चलो हम इसको इनिशियल ट्रीटमेंट दे देते हैं, फिर जैसे ही सही होगा वैसे ही हम जापानीज़ आर्मी को उसको सरेंडर कर देंगे।
तो अपने घर में जैसे ही उसको ले जाते हैं तो जितने भी सर्वेंट्स होते हैं, है ना, खासकर एक सर्वेंट का यहाँ पर नाम भी मेंशन है, यूमी, तो वो सब विद्रोह कर देते हैं और बोलते हैं कि अरे मैडम, सर आप क्या कर रहे हो, है ना, इस तरह से आप मत कीजिए, क्योंकि अभी जंग चल रही है और जंग के दौरान अगर आप दुश्मन को शरण दोगे तो आप तो बड़े लोग हो, शायद आप बच जाओ, लेकिन हम छोटे मारे, है ना, यूं ही मारे जाएंगे। तो इसलिए आप एटलीस्ट इसको तो ट्रीट मत करो और अभी के अभी सरेंडर करो। तो इस पर जो सदाओ की वाइफ है वो गुस्से में आ जाती है और वो बोलती है कि, है ना, एक छोटा सा ही तो काम करना है, तो तुम ये भी नहीं कर सकते हो, इतने सालों से हमने तुम्हारी सेवा करी है, ये करा है वो करा है, तुम्हें सैलरी दी है लेकिन फिर भी जो सर्वेंट्स हैं वो नहीं मानते और वो वहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यार, है ना, बड़े लोग हैं शायद बच जाएं, लेकिन हम तो बिल्कुल नहीं बचेंगे। और सदाओ और उनकी वाइफ को भी पता था कि भाई साहब आफत तो मोल हमने ले ली है, अब देखते हैं क्या होता है ना। जैसे जैसे दिन बीतते गए, है ना, दोनों उसकी सेवा करते थे और जो टॉम है वो भी धीरे धीरे अब रिकवर हो रहा था। अब सिंस वो रिकवर हो रहा था तो फिर जो सदाव है वो डिसाइड करता है कि यार अब मैं बता देता हूँ जनरल को कि देखो ऐसी ऐसी सिचुएशन थी और मेरा कोई इंटेंशन देशद्रोह नहीं था, मैं तो सबसे बड़ा देशभक्त हूँ, लेकिन कंडीशन ही ऐसी आ गई थी कि मुझे दोनों में से एक को चुनना था और मैंने पहले वो चुना, लेकिन मैं अपने देशभक्ति वाला धर्म भी निभाना चाहता हूँ। तो जैसे ही जनरल को इन्फॉर्म करता है, जनरल पहले तो गुस्सा होते हैं, लेकिन फिर उनको पता है कि यार मेरी जान बचाने वाला भी यही है डॉक्टर सदाओ, तो वो फिर उसको माफ़ कर देते हैं। वरना, है ना, कितनी बड़ी ये एक देश के हिसाब से हम देखें तो ये बहुत ही बड़ा देशद्रोह है, लेकिन फिर भी माफ़ कर दिया जाता है बिकॉज जनरल थोड़ा सा अपना सेल्फिश नेचर यहाँ पर दिखाता है। फिर दोनों में यही डिसाइड होता है कि हम ऐसा करते हैं, कुछ प्राइवेट असेसिन्स भेज देते हैं, है ना, असेसिन्स मतलब ऐसे लोग जो कि सामने वाले की सुपारी लेके उसको मारते हैं ठीक है। तो कुछ प्राइवेट सुपारी बाजों को बुलाया जाता है, क्योंकि अब इस मैटर को अगर हाईलाइट किया जाए, है ना, जापानीज़ आर्मी भेजी जाए तो फिर पूरा नेशनल लेवल पर मुद्दा उठ जाएगा और शायद सदाओ को भी फांसी हो जाए, और ये जनरल नहीं चाहते हैं। तो जनरल बोलते हैं कि मैं प्राइवेट असिस्टेंस भेज दूंगा और तुम चुपके से सोए रहना, दरवाज़ा खोल देना, चुपके से आएंगे प्राइवेट असिस्टेंस, उसको निपटा के बॉडी भी रफा दफा कर देंगे। तो डॉक्टर सदाओ अब सिंस यार इतना बड़ा प्रॉमिस करके आ गए थे तो अब ऑब्वियस सी बात है नींद तो नहीं आएगी, है ना, इंतज़ार कर रहे थे कि कब दरवाजे की एक थोड़ी सी आवाज़ आएगी और मैं समझ जाऊंगा कि हाँ वो आ गए हैं। लेकिन वो इंतज़ार करता रहा, कुछ देर तक उसने इंतज़ार किया, फिर भी वो नहीं आए। तो फिर उसके अंदर की मानवता जाग गई, क्योंकि देखो अब वो सोच रहा था अकेले अकेले कि यार ये भी तो इंसान है, इसके भी तो बीवी बच्चे हैं, इसके भी तो, है ना, माता पिता हैं, और अगर इस तरह से इसको मरवा दिया जाएगा तो फिर हमारे अंदर की वो बेसिक मानवता कहाँ गई। तो वो पूरी मानवता उसको याद आ जाती है, उसको ये कंसेप्ट याद आता है कि यार हम सब भाई भाई हैं, एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड होना चाहिए। और जैसे आजकल तो कंसेप्ट भी चल रहा है वसुधैव कुटुंबकम, कि पूरी पृथ्वी एक फैमिली है, तो इस प्रकार की उसके अंदर भावना आ जाती है और वो उसको वहाँ से भगाने का प्लान बना लेता है। तो फाइनली वो यही कंक्लूजन पे आता है कि इसको भगाया जाए। कैसे भगाया जाए, तो वो अपनी बोट और बाकी जितने भी नेसेसरी आइटम्स है वो प्रोवाइड करता है, साथ ही कोरियन नेवी वगैरह की भी मदद लेता है, और ताकि उसको वहाँ से चुपचाप निकाला जा सके। तो यहाँ पर हम यही बोल सकते हैं कि वो इस प्रिजुडिस मतलब होता है भेदभाव करना, तो इससे वो ऊपर उठता है और उस सोल्जर की मदद करता है भागने में। देन कंक्लूड हम इसी तरह से करेंगे कि यार इस चैप्टर से हम पढ़ते हैं लव एंड कंपैशन के बारे में, और कैसे लव एंड कंपैशन एक व्यक्ति को बेहतर मानव बनाते हैं, वो उसको भेदभाव, बायस, इन सभी से ऊपर उठाते हैं, और एक जो बेसिक बॉन्ड एक ह्यूमन बींग्स शेयर करते हैं उसको जागृत करते हैं, है ना। तो एज इट इज़ आपको यहाँ पर कॉपी पेस्ट करना है अगर एग्ज़ाम में आ जाता है कि आप क्या समझते हैं इस चैप्टर से। देन कैरेक्टर स्केच देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा आते हैं। डॉक्टर सदाओ तो सबसे पहले जापानीज़ डॉक्टर थे, साइंटिस्ट शब्द भी आप लिख सकते हो, परफेक्ट रोल मॉडल थे। 22 साल की उम्र में उनको अमेरिका भेज दिया गया था पढ़ने के लिए, 8 साल स्ट्रिक्टली पढ़ते हैं, वहीं पर उनको लव ऑफ द लाइफ हाना भी मिलती है। देन दोनों शादी करके जापान सेटल हो जाते हैं। इनके जो बेस्ट ट्रेट्स हैं वो हमें विजिबल होते हैं जब ये डायलेमा में पढ़ते हैं और किस तरह से अपनी फैमिली की और उस सोल्जर की जान बताते हैं, उससे इनके अंदर के सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पर्सनालिटी के वो निखर के आते हैं। देन हम बोल सकते हैं कि ही इज़ द मैन ऑफ क्लियर कंसाइंस, बिल्कुल अपने दिल की सुनते हैं और जो सुनते हैं वो बिल्कुल परफेक्टली उसको फॉलो भी करते हैं। एक अच्छे ह्यूमन बीइंग है, स्किल डॉक्टर भी हैं। जबकि जो जनरल टाकिमा है उनका भी पूरा ट्रस्ट है, फेथ है डॉक्टर सदाओ और उनकी स्किल्स के अंदर।
आगे हम देखें जनरल टाकेमा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश मैन है, क्रूअल है। कैसे याद पड़ता है? क्योंकि एक इंस्टेंस हमें मेंशन कर रखा है कि वो अपनी वाइफ को भी पीटते हैं, है ना। तो जो अपनी वाइफ से भी निर्दयता से बिहेव करता है, तो आप सोचिए कि वो एनिमीज़ का तो क्या हाल करते होंगे। सेल्फिश है ना। सेल्फिशनेस हमें दिखी चाहती है कि वो डॉक्टर सदाओ को जापानीज़ आर्मी की मदद न करने के लिए और वो खुद की अपनी हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए उनको यहीं पर रोक लेते हैं। दैन वो भुलक्कड़ भी हैं क्योंकि लास्ट में वो प्राइवेट असिस्टेंस भेजना भी भूल जाते हैं। शॉर्ट नोट्स आपके लिए बना रखे हैं मैंने, है ना। तो इनका परफेक्ट जो एक 1 पेज PDF है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एकदम फ्री नोट्स हैं, तो आप डाउनलोड करके उसको प्रिंट करवा सकते हो, लास्ट मोमेंट पे अपना रिवीजन कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम आगे और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कुछ देख लेते हैं। तो कुछ MCQs आपके लिए। विच ऑफ दीज लाइन्स फ्रॉम द स्टोरी द एनिमी रिफ्लेक्ट करती है सेंट्रल डिलेमा, है ना। तो हम जिस धर्म संकट की बात कर रहे हैं वो क्या है? तो वो है ऑप्शन नंबर A को अगर आप पढ़ेंगे कि उनको यही धर्म संकट आता है कि अगर हम इस वाइट मैन को शेल्टर कर दें, है ना। वाइट मैन मतलब वो अमेरिकन सोल्जर। तो यहाँ पर अगर हम इसको शेल्टर करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है लोगों को पता लगेगा और पुलिस हमें पकड़ लेगी और हमारा पूरा परिवार खतरे में आ जाएगा। और अगर हम इसको नहीं शेल्टर करेंगे तो ऑब्वियसली मर जाएगा। एक डॉक्टर के सामने पेशेंट का मरना, वो भी अनअटेंडेड, है ना। तो ये तो एथिकली बहुत ज़्यादा रॉन्ग हो जाएगा। देन सेकंड क्वेश्चन है कि इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट दिस मैन शुड हैव वॉश्ड अप ऑन योर डोर स्टेप। तो ये लाइन बोलते हैं जनरल। तो क्यों ये बोलते हैं? तो यार देखो, ऑब्वियस सी बात है कि इतना बड़ा जापान है, उसमें क्यों वो जो टॉम है सिर्फ डॉक्टर सदा और हना के घर के, मतलब उनका घर बीच साइड था, तो बीच पे जस्ट घर के उनके बाहर वो उनको मिलता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इट पुट सदाव एंड हिज फैमिली इन ए स्ट्रेसफुल सिचुएशन। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है उनकी लाइफ में इसके चक्कर में, तो इसलिए वो इस चीज़ को एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट बोलते हैं। ना आपको बताना है कि क्या सही है अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन सदाव एंड जनरल इन द स्टोरी। तो अगर आप थर्ड वाला पॉइंट पढ़ेंगे कि जनरल ट्रस्ट करता था सदाव को, बिल्कुल सही बात है ना, इसलिए उसको बाहर भी नहीं भेजता है। एंड फिफ्थ वाला पॉइंट अगर हम पढ़ेंगे कि सदाव वांटेड टू सिक्योर हिज सेफ्टी बाय इंश्योरिंग द जनरल फॉर हिज पैट्रियोटिज्म। और सदाव भी अपनी सेफ्टी को सिक्योर करना चाहता था और वो बताना चाहता था कि भाई साहब मैं भी पैट्रियोटिक हूँ, इसलिए वो चाहता है कि भाई तुम टॉम को मरवा दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 और 5 इसके बेस्ट आ जाएंगे। आगे हम बढ़ते हैं। तो यंग मैन स्टार्टेड बाय स्टेयर्ड एट हिम, है ना। तो यंग मैन मतलब वो जो टॉम था, जो अमेरिकन सोल्जर था, वो घूरता है और स्लोली कॉम्प्रिहेंड करता है। डू आई हैव टू, ही आस्क्ड। सो इन द अबव लाइन द स्पीकर इज शोइंग डैश अबाउट लिविंग सदाव हाउस, है ना। तो उससे बोला जाता है कि यार तुम हाउस को छोड़ दो। तो हाउस को छोड़ने के लिए वो बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट था, है ना। रिलक्टेंस मतलब होता है कि वो जाना नहीं चाहता था वहाँ से। सो ही वॉज शोइंग रिलक्टेंस अबाउट लिविंग हाउस बिकॉज उसको पता था कि जैसे ही बाहर जाएगा तो वहाँ पर डेंजर बढ़ जाएगा, है ना। अभी तो प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट में है, लेकिन जैसे ही बाहर जाएगा क्या पता कोई वापस पकड़ के निपटा दे। तो ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वाई डू यू थिंक सदाव फॉरबेड द अमेरिकन फ्रॉम शेयरिंग एनी डिटेल्स अबाउट हिमसेल्फ। तो शुरू में जब वो अपनी डिटेल शेयर कर रहा होता तो मना कर देता है। क्यों ही भाई साहब बॉन्ड बनाना, क्योंकि एक बार अच्छा बॉन्ड बन गया, क्योंकि स्टार्टिंग में तो उन्होंने यही डिसाइड किया था कि इसको लास्ट में मरवाना है। तो अगर अच्छा बॉन्ड मतलब बन जाएगा तो फिर मरवाने में दिक्कत आएगी। सो जैसे वो रिकवर होता है तो उसको पता था इसको हमें भेजना ही है वहाँ पर, तो फिर वो उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं निकल पाता है। नेक्स्ट है अपने पास मेंशन 1 कैरेक्टर ट्रेट ऑफ जनरल विद 1 एग्जांपल फ्रॉम द स्टोरी। तो जनरल का एक ट्रेट पूछे ना तो सिर्फ सेल्फिश वाला तो लिखना ही है कि वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश था क्योंकि सदाव को अपने पास रोक लेता है। देन सैम्पल पेपर में क्या प्रश्न आया था? तो यहाँ पर स्टूपिड यूमी शी मटर्ड फियर्सली, इज़ दिस एनीथिंग बट अ मैन एंड वुंडेड हेल्पलेस मैन। तो ये बात कौन बोल रही है? हाना बोल रही है यूमी से। Then, in the conviction of her own superiority, she bent impulsively and untied the knotted rugs and kept the white man covered. तो एक्सप्लेन करना है अपने को कि कैसे यहाँ पर हाना अपनी सुपीरियरिटी बता रही है। तो देखो इस लाइंस के अंदर अगर हम देखें तो हाना एक्सप्रेस करती है सबसे पहले तो अपना फ्रस्ट्रेशन यूमी के ऊपर, है ना, क्योंकि वो उस वुंडेड मैन को साफ़ करने में उसकी मदद नहीं कर रही थी। देन फिर वो बोलती कि इज़ दिस एनीथिंग बट अ मैन, कि अरे यार ये एक आदमी तो है। तो वो इससे बताना चाहती है कि हम सभी ह्यूमन बींग्स हैं और रिगार्डलेस ऑफ द रेस नेशनैलिटी हम सभी एक बॉन्ड को शेयर करते हैं। तो एक पॉजिटिव बात भी बताना चाहती है। इन लाइंस के अंदर वो बता रही है कि क्या इंपॉर्टेंस ऑफ डूइंग द राइट थिंग, है ना, कि जो उस टाइम पे बेस्ट थिंग है आप वो करो रिगार्डलेस ऑफ द सोसाइटल नॉर्म्स ट्रेडिशनल वैल्यूज़।
क्योंकि वो तो हो सकता है कि रूढ़िवादी भी हों, है ना, बहुत पुराने भी हों, लेकिन यू हैव टू टेक द राइट स्टैंड। और लास्ट में आप बोल सकते हो कि यहाँ पर से हम बोल सकते हैं कि जो हमारी हाना थी, शी वॉज मॉरली सुपीरियर, है ना, क्योंकि उसने मॉरल डिसीजन लिया। वो चाहती तो बिल्कुल इमोरल होकर उसको सबमिट कर देती, है ना, जापानीज़ आर्मी को, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एथिक्स का, उन्होंने नीति शास्त्र का सहारा लिया और उसके बाद उन्होंने मॉरली करेक्ट डिसीजन लिया। तो डेफिनेटली शी वॉज मॉरली सुपीरियर ओवर यूमी। तो ये सारी बातों में से अगर आप 2 बात भी लिख देते हो तो आपका काम बन जाएगा। देन अगला प्रश्न है सैम्पल पेपर में कि सदाओ एक्सेप्टेंस ऑफ जनरल्स प्लान टू असैसिनेट टॉम वॉज काउंटर प्रोडक्टिव टू हैविंग पुट हिम ऑन द पाथ ऑफ रिकवरी। आप बताएं कि ऐसा क्यों। तो इसमें भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर तो मतभेद दिख रहा है कि पहले तो भाई उसी की जान बचाई और फिर उसी के लिए वो प्राइवेट असिस्टेंस बुला रहा है। तो आपको बताना है ऐसा क्यों। तो देखो, इसका आप आंसर लिख सकते हो कि सबसे पहले तो एज ए डॉक्टर उसकी ड्यूटी थी कि एक मरते हुए मरीज की जान बचाना, वो उसने एज ए डॉक्टर काम किया। एज ए ह्यूमन बीइंग फिर लास्ट में उसने ह्यूमैनिटी भी दिखाई। और एज अ ह्यूमन बीइंग अगर आप देखें एज ए जापानीज सिटीजन उसने क्या किया, उसने अपनी नेशनलिटी या पेट्रियोटिज्म वाली भावना को भी जागरूक रखा, जारी रखा और उसने जनरल को ये सारा मामला बता दिया। तो हम बोल सकते हैं कि ठीक है, चीज़ें कॉन्ट्राडिक्टरी है, लेकिन जो सिचुएशन थी उसके हिसाब से बेस्ट चीज़ें उसने करी है ना। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। PYQ में क्या आया है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि इन व्हाट कंडीशन वाज अमेरिकन सोल्जर जब डॉक्टर सदाव ने उसको फाउंड किया था। तो सबसे पहले तो वो बहुत ज़्यादा बैडली वॉन्डेड था, अनकॉन्शियस था, ब्लड बिल्कुल फ्रेशली उसकी बॉडी से फ्लो कर रहा था एंड राइट साइड में डॉक्टर सदाव ने एक गन वाउंड भी देखा था, है ना, जो कि अभी खुल चुका था। हो सकता है कि किसी चट्टान के टकराने से वो जो गन वाउंड था वो खुल गया था और जो वहाँ से मांस निकल रहा था वो एकदम ब्लैक हो चुका था बिकॉज ऑफ द गन पाउडर। अगला प्रश्न है कि वाई डिड डॉक्टर सदाव ट्रीट अमेरिकन सोल्जर इवन दो इट वॉज एन अनपेट्रियोटिक एक्ट। तो इसमें भी अपने को वही बात लिखनी है कि उसने प्रिजुडीज, है ना, भेदभाव, इन सभी से ऊपर उठा वो, रेस, कंट्री एक्सेट्रा, और उसने एक बेसिक ह्यूमन गुडनेस उसने दिखाई कि यार बीइंग ए ह्यूमन मुझे इसको ट्रीट करना चाहिए। और देन उसके बाद आप डॉक्टर वाला पॉइंट तो लिख सकते हो कि एज ए डॉक्टर ये भी उसकी ड्यूटी थी कि उसको एक मरते हुए आदमी को बचाना है जो कि उसकी आंखों के सामने मर रहा है। ठीक है, तो ये आपको बात लिखनी है। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो, सवाल या सुझाव हो तो उसको आप जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दोस्तों हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इससे हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को आप जरूर से दबा दीजिएगा ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।